दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 1 का व्यष्टि अर्थशास्त्र की 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है यहाँ पर करेंगे। इसका दूसरा पार्ट वीडियो का है ये। अगर आपने पहला पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें देखते हैं आप पहले दो हमने पहले वीडियो में हैं जो एक नियम पढ़ा था जिसमें हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब देखते हैं इसमें दूसरा क्या है, वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। यानी वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही दो पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र देखिए, यानी वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, या फिर देख लेते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो समझ लेते हैं पहले वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक मुद्दों अथवा आर्थिक व्यवहारों से संबंधित है। क्या होता है वास्तविक अर्थशास्त्र, क्या होता है, भूत जो होता है, भूत यानी भूतकाल, भूत वाला भूत नहीं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। यानी जो अगर बात करी जाए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र होता क्या है, क्या कहेंगे वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। यानी आपकी जो इकोनॉमी है इसमें आपका भूत ठीक है, भूत का मतलब भूतकाल, काल लिख देता हूँ, भूतकाल यानी समय, पास्ट, और यहाँ पर भूतकाल, भविष्य काल, और यानी भविष्य, भूत और वर्तमान, एक आता है वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। तो ये जो चीज़ें हैं अगर ये तीनों से संबंधित है तो वो वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाएगा। यानी अगर ये वास्तविक अर्थशास्त्र है तो ये भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल से संबंधित होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है, यानी इसमें एक पॉइंट होता है कि ये अर्थशास्त्र ये नहीं देखता कि भूतकाल में क्या हुआ और वर्तमान काल में क्या हुआ या भविष्य काल में क्या होने वाला है। इस अर्थशास्त्र का है क्या है, एक मेन पॉइंट है, वो कहता है कि क्या हुआ नहीं क्या होना चाहिए। यानी क्या हुआ नहीं क्या होना चाहिए, ये बताता है कि अर्थशास्त्र में क्या हुआ, जो हुआ वो हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए ये बताता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए से संबंधित होता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए से संबंधित होता है, यह आर्थिक मुद्दों अथवा आर्थिक समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है। और दूसरी चीज़ क्या है, आर्थिक मुद्दों और विचारों से संबंधित है, यानी आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है और आर्थिक समस्याओं से संबंधित होता है और ऐसे विचारों से संबंधित है जो कि अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं, किस बारे में, आर्थिक समस्याओं के बारे में। तो ये वो चीज़ है, यानी इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, इसमें मेन पॉइंट होता है क्या होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, ये आपका मेन पॉइंट होता है कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं, अब क्या होना चाहिए ये मतलब है। ठीक है, तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ये होता है। वास्तविक में क्या होता है, भूतकाल वर्तमान काल में क्या हुआ उससे संबंधित है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए से संबंधित है, यानी क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए है। ठीक है, तो आप उम्मीद है ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। यहाँ पर देख लेते हैं अंतर, एक झलक में देखते हैं यहाँ पर अंतर क्या है। वास्तविक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित होता है। ये अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित होता है, जो विचार हैं अर्थशास्त्रियों के, यानी क्या होना चाहिए वो बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो वो विचार जो प्रस्तुत करते हैं उनसे संबंधित होता है। उसके बाद है क्या था, इसमें क्या था का कथन आता है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि इसमें क्या था का मतलब है कि क्या था, फ्यूचर में नहीं पास्ट में जो क्या था यानी क्या हो गया है उससे संबंधित होता है। या इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, यानी ऐसा विचार होता है कि क्या होना चाहिए। उसके बाद ये सदैव सत्य नहीं होता,
यानी वास्तविक जो अर्थशास्त्र है सदैव सत्य नहीं होता, वो झूठा भी हो सकता है। ये सत्य असत्य इसमें कोई मायने नहीं रखता, इसमें केवल विचार दर्शाने वाले कथन होते हैं, यानी ये केवल विचारों को दर्शाता है, इसमें सत्य असत्य का कोई मतलब नहीं है। जांचा जा सकता है, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में लिखे हैं, ताकि आपको मेन पॉइंट, मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही आसानी से समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से आपके लिए ये तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें समझते हैं। सदैव सत्य नहीं होते, इसमें जो है ये सत्य की बात नहीं है, यहाँ पर विचार दर्शाने वाले कथन होते हैं। जांचा जा सकता है, ठीक है, इनको अगर जांचने की बात करें तो जांचा जा सकता है, इनको जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये विचार हैं, प्रस्तुत किए हैं किसी ने। कथन मूल्यांकन निहित नहीं होता है। तो अब इसमें है पहला जो है यहाँ में, इसमें क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या पॉइंट है, इसमें पॉइंट है कथन मूल्यांकन निहित नहीं है, यानी जो कथन होता है मूल्यांकन का वो निहित नहीं होता है, और कथन मूल्यांकन का निहित होता है, यानी मूल्यांकन किया जा सकता है। किसमें, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में जो है मूल्यांकन किया जा सकता है, और इसमें जो है मूल्यांकन का कथन ही निहित नहीं होता है। निहित मतलब होता है शामिल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी अर्थव्यवस्था हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इस वीडियो में और भी डिटेल में अर्थव्यवस्था के बारे में बताता हूँ। तो अर्थव्यवस्था देखिए, यहाँ पर समझिए अर्थव्यवस्था क्या है। एक ये आपका देश है, देश में कोई ना कोई हर व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। यहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति यहाँ पर कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई तो काम करता है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए काम करता है, यानी जैसे कि अध्यापक जो है स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, और डॉक्टर अस्पताल जाते हैं, किसान अपने खेत में जो है खेती करता है, ठीक है। किसान क्या है, यहाँ पर खेत में अपने खेती करेगा किसान, ठीक है, किसान। और इसी प्रकार एक डॉक्टर होगा, जो क्या करेगा, डॉक्टर वो अपने वहाँ पर जाएगा, यानी क्लिनिक में जाएगा, या डॉक्टर में हॉस्पिटल में जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है जीविका अर्जित करने के लिए। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अब ये भी देखिए, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं समझना होगा। आर्थिक क्रिया यानी वो प्रत्येक क्रिया जो कि जीविका अर्जित करने के लिए की जाती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रियाएं हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन की आवश्यकता पड़ती है इसीलिए वो क्या करता है, आर्थिक क्रिया करता है, और जिससे कि उसे पैसा मिलता है। तो इस जो आर्थिक क्रिया जो है, धन कमाने की जो व्यवस्था है, देश में कोई ना कोई व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, किसान के लिए खेत, और डॉक्टर के लिए उसका हॉस्पिटल, और यहाँ पर क्या है, अध्यापक के लिए स्कूल। ये क्या हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है देश में, और उस व्यवस्था यानी काम के लिए एक व्यवस्था होती है, उसे ही कहा जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, और उस काम को करने के लिए जो है एक व्यवस्था होती है, एक यानी व्यवस्थित रूप से काम करता है, और व्यवस्था होती है जिसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थ का मतलब होता है धन, और व्यवस्था यानी धन की व्यवस्था करने के लिए देश में जो व्यवस्थित रूप से काम करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद है दोस्तों अर्थव्यवस्था आप भूलेंगे नहीं कभी, क्योंकि आपको ये डिटेल में गहराई से समझ में आ गया होगा अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, देश में प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, और उसको जीविका अर्जित करनी है। तो जैसे कि कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई किसान है, कोई उद्योगपति है। तो ये जो अर्थव्यवस्था के तरीके हैं, अब अर्थव्यवस्था यानी जो है धन कमाने के जो तरीके हैं, यानी आर्थिक क्रियाएं हैं जो है, इनकी जो व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ गए होंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर
एक और टॉपिक आता है, उसका नाम है अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं स्तर। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं स्तर की बात करें तो इसमें क्या होता है, लोगों द्वारा, इसमें दो ही क्रियाएं होती हैं, यानी कौन सी होती है, पहले लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएं और प्रकृति, यानी एक तो लोगों द्वारा आर्थिक क्रिया की जाती है, दूसरी क्या होती है, यानी लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का स्तर। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं, एक होती है प्रकृति, यानी लोगों द्वारा जो प्रकृति की गई है, लोगों द्वारा काम की गई प्रकृति, यानी जो आर्थिक क्रिया की गई है, यहाँ पर आर्थिक क्रिया लिखते हैं, आर्थिक, यहाँ पर क्या है, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्रिया, यहाँ पर जो है आर्थिक क्रिया है, ये आपकी आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया की क्या है, एक प्रकृति है, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, स्तर। आर्थिक क्रिया की एक प्रकृति होती है, प्रकृति मतलब किस क्षेत्र में काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, वो चीज़ है, उसकी प्रकृति है। उसके बाद उसका कोई स्तर होता है, यानी आप देख रहे होंगे कि इस देश में जो है लोग अलग अलग स्तर पर लगे होते हैं, कोई ऊंचे पद पर होता है और कोई नीचे पद पर होता है, तो इसलिए उसका स्तर जो है निर्धारित होता है उसकी जो है क्वालिटी के हिसाब से, यानी उसकी योग्यता के हिसाब से जो है उसका स्तर निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, आर्थिक क्रिया के अनुसार जो है प्रकृति और स्तर में जो विभाजित होते हैं, तो इसके यही इस प्रकार से होता है। तो अब देखते हैं हम इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, एक होती है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्या होती है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होती है। एक तो होती है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो एक हो गई आपकी नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्या हो गई, नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो गई। दूसरी होती है स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो गई, ये स्वतंत्र वाली हो गई। उसके बाद होती है एक बाजार अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसको नियंत्रित किया जा सके, इसे एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसका नाम है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। यानी जो सरकार है वो केंद्र में स्थापित है और उसे पूरे देश को चलाना है, तो केंद्र का नियोजन करने के लिए क्या करते हैं, केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, यानी कैसे पूरे देश को चलाना है उसके जो है नियम कानून बनाते हैं। उसके बाद स्वतंत्र, ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है और इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी ये बाजार अर्थव्यवस्था भी कहलाती है। बाजार का मतलब होती है क्या, कोई भी चीज़ वस्तु खरीद सकता है, बाजार। और तीसरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिली जुली अर्थव्यवस्था। तो आपने सुना होगा कि हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को शामिल करता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। तो हमारे देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैप्टर यहाँ पर चैनल में आपको इस जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है बहुत सारी जो है वीडियो मिलने वाली हैं, और इसी तरह सरल भाषा में और बेहतरीन जो है यहाँ पर आपको समझाया जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।